आज की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी मेरी बेटी आरोही और उसकी जिंदगी के बारे में है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। जब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए तब मेरे मम्मी पापा ने मेरी दूसरी शादी कर दी, और वो भी एक ऐसे आदमी से जिसकी पहली शादी से एक बेटा था। शादी के बाद मेरा बेटा और बेटी दोनों एक ही कमरे में सोया करते थे। ना जाने मेरी बेटी क्यों हर रोज सुबह उठकर अपनी बेड की चादर धो देती थी, वो भी मुझसे छुप छुपा कर, और उसके बाद नहाने चली जाया करती थी। उसका वजन भी दिन ब दिन कम होता जा रहा था। कभी भी कहीं भी बेहोश होकर गिर जाया करती थी। मैंने उससे काफी बार पूछा भी था, पर उसने मुझे कभी ठीक से जवाब नहीं दिया। एक दिन सुबह सुबह ही मैं उसके कमरे में चली गई। उसके बाद मैंने वहां जो कुछ भी देखा उसमें वो वही पर पानी पानी हो गई। दिल से बस एक ही बात निकल रही थी कि भगवान किसी भी माँ को ये दिन ना देखना पड़े, क्योंकि उस कमरे में मेरी बेटी और बेटा एक साथ। मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। मैं लगभग उस समय 17 साल की ही होंगी, और मेरी बेटी जब मैं 19 साल की थी तब हो गई थी। इतनी सी उम्र थी मेरी और मैं विधवा हो गई। लगभग शादी के 4 साल बाद मेरी पहाड़ जैसी जिंदगी मेरे सामने थी। मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया था, और मेरे माँ बाप भी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने मेरी दूसरी शादी कर दी। मुझे अपने घर में हमेशा से ही ऐसा ही लगा कि जैसे मैं अपने माँ बाप पर बोझ हूँ। मेरी माँ भी मुझसे खुश नहीं थी, और मेरे पापा को तो हमेशा से एक बेटे की चाहत थी, तो वो मुझसे कभी कोई भी बात नहीं करते थे। मैंने बचपन से ही ये सब कुछ देखा था। मेरे पापा मेरी हर छोटी बड़ी बातों पर मुझसे नाराज हो जाया करते थे। कभी कभी तो हाथ तक उठा देते थे। मुझे अपनी खुद के घर में ही कभी माँ बाप का प्यार अच्छे से नहीं मिला। अगर मेरे पापा का बस चलता तो वो मेरी शादी तो शायद 10 साल की उम्र में ही कर देते, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने मेरे 17 साल होने तक का इंतजार किया, और उसके बाद मेरी शादी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले आदमी से कर दी। मेरे पति का नाम सूरज था। एक सरकारी स्कूल में टीचर थे वो। एक दिन स्कूल से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी वहीं पर मौत हो गई। मेरी पूरी जिंदगी में मुझे मेरे पति से बहुत प्यार मिला, लेकिन जिस दिन वो मुझे छोड़कर गए उसी समय से मेरी पूरी जिंदगी उलट पुलट हो गई। उनके जाते ही मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। शायद मैं उन पर भी बोझ थी जैसे मेरे माँ बाप पर थी। अब उस समय तो मैं कहीं जा नहीं सकती थी, तो मैं अपनी छोटी सी बेटी को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई। मेरी सास ससुर ने भी मुझे बहुत अपशब्द कहे थे कि मैं उनके बेटे को खा गई, मैं मनहूस हूं और ना जाने क्या क्या। मेरे माँ पापा ने मुझे कुछ दिन मजबूरी में अपने घर रखा था। मैं अक्सर अपनी बेटी को अपनी गोद में लिए चुपचाप रोती रहती थी। कोई मेरे पास मुझे सांत्वना देने वाला तक नहीं था। मैंने खुद ही अपने आप को और अपनी बेटी को संभाला था। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरी मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया जिसका पहले से एक बेटा था, और मेरी शादी उससे कर दी। उन्हें भी तो मुझसे छुटकारा चाहिए था ना। दूसरे पति के बेटे का नाम अमित था, और वो मेरी बेटी से साल भर छोटा था, और मेरी बेटी का नाम तो मैंने आपको पहले ही बताया, आरोही। शादी के बाद हम सब साथ में ही रहने लगे। मेरे पति अच्छे ही थे। वक्त धीरे धीरे ऐसे ही गुजरता गया। अब मेरी बेटी 17 साल की हो गई थी और मेरा बेटा 16 साल का। परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय में मेरे दूसरे पति की भी मृत्यु हो गई। वो भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनकी तबीयत काफी समय से खराब चल रही थी। उनको शराब पीने की लत लग गई थी। मैंने उन्हें बहुत बार समझाया था, पर वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। उनका शरीर तो मानो बीमारियों का घर हो गया था। पति साथ हो तो सब चीज ठीक रहती है, लेकिन उनके जाते ही जैसे मेरे चेहरे की तो रौनक ही चली गई। हमारा अपना मकान था, इसलिए कम से कम किराए देने की परेशानी तो नहीं थी। हमारे घर में ही एक छोटी सी दुकान भी थी। एक दिन जब हम सभी लोग सो रहे थे तो अचानक एक जोरदार आवाज आई। मैं तो घबरा कर उठ गई। इधर उधर देखा तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आवाज कहाँ से आई है। कमरे से उठकर बाहर आई तो मेरी नजर पड़ी और देखा कि ये आवाज अमित के कमरे से आई थी। मैं दौड़कर उसके कमरे की तरफ गई। जब जाकर देखा तो उसके कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर तो मानो मेरी सांस ही रुक गई हो कि मेरा बच्चा। मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो उसके नीचे दब तो नहीं गया, पर जब मैंने पास जाकर देखा तो अमित वहां नहीं था। शायद वो पानी पीने के लिए किचन में गया हुआ था। बाल बाल बच गया। मुसीबतें कम तो थी ही नहीं। एक हो तो बताऊं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कमरे की छत दोबारा डलवा पाती, तो हमने उस कमरे को ऐसे ही छोड़ दिया। जब पैसे होंगे तब डलवा देंगे। अब बच्चे कहाँ सोते,
तो मैंने अमित और आरोही को अपने कमरे में सोने के लिए कहा और मैं खुद किचन में जमीन पर सो जाया करती थी। सर्दी का मौसम था, वो दोनों बच्चे बाहर जमीन पर कैसे सोते। मेरे कमरे में एक पलंग और एक चारपाई थी, वो दोनों उसी पर आराम से सो जाया करते थे। मेरी मजबूरी थी उन दोनों को एक कमरे में सोने देना, क्या करती मैं। थे तो मेरे बच्चे ही, उन्हें ठंड में नहीं सुला सकती थी मैं। जैसे तैसे गुजारा हमें करना ही था। सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ जो हर रोज से थोड़ा अलग था। अमित सुबह का नाश्ता करने के लिए आ गया, पर आरोही अभी तक सो रही थी। मैंने उसे कई बार आवाज भी लगाई, पर वो नहीं उठी। वरना आरोही हमेशा समय से ही उठ जाया करती थी, उसकी आदत ही नहीं थी देर तक सोने की। आवाज देने पर भी नहीं उठी, तो थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वो बेहोश है। मैं तो बहुत बुरी तरह घबरा गई थी कि ना जाने मेरी बच्ची को क्या हो गया। मैंने उसी समय अमित को कहा कि वो जाकर डॉक्टर को लेकर आए। जब डॉक्टर घर आए तो उन्होंने चेक किया, वो तब भी बेहोश ही थी। डॉक्टर कहने लगे कि ये बहुत कमजोर है, खून की भी कमी लग रही है, आप इससे कोई भी भारी काम मत करवाइएगा और इसे आराम करने दीजिए। जितना हो सके इसका खाने पीने का ध्यान रखें। थोड़ी देर में उसको होश आया। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ था। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं माँ, मैं बैठी हुई थी और मुझे बैठे बैठे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई। मैं अभी ठीक हुआ, परेशान मत होइए। मैंने आरोही को कहा कि तुम थोड़ा आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर वापस आई तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो बाथरूम में अपने बिस्तर की चादर धो रही थी। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि तुम ये चादर क्यों धो रही हो, मैं बाद में धो देती, तुम जाओ और जाकर आराम करो। तुम्हारी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना, डॉक्टर ने तुम्हें अच्छे से आराम करने के लिए कहा है। मैं उसे गुस्से से बोल रही थी, पर वो थी कि उठ ही नहीं रही थी। कहने लगी कि नहीं माँ, ये चादर धोना बहुत जरूरी है, हमारे पास एक दो ही तो चादर है, फिर बिस्तर पर क्या बिछाएंगे। मैंने उसे समझाया कि मैं बाद में धो दूंगी, तुम जाओ, तुम नाश्ता करो जाकर। लेकिन वो नहीं मानी और छत पर चली गई चादर को सुखाने के लिए। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी अपने कमरे की चादर नहीं धोई थी। आज उसे अचानक क्या हो गया था। अभी अमित और आरोही को एक साथ सोते हुए 2 दिन ही हुए थे। खैर मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आरोही ने भी वहां से आकर अपना नाश्ता खत्म किया। अमित तब तक अपने काम पर चला गया था। अमित को मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा पाई थी। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही उसने नौकरी शुरू कर दी थी, और जो हमारे घर के अंदर दुकान थी वो दुकान तो मैं खुद ही अकेले चला लिया करती थी। अमित भी घर में बहुत ज्यादा मदद करता था। मेरे घर का गुजारा इसी तरीके से धीरे धीरे चल रहा था। रात हो चुकी थी और अमित भी घर आ गया था। मैंने उसे खाने के लिए कहा तो वो कहने लगा कि वो खाना खाकर आया है, और आरोही तो पहले ही अपने कमरे में सो गई थी। अमित भी वहीं जाकर सो गया। मैं किचन में ही चारपाई डालकर सोने लगी थी। नींद तो मुझे कहाँ आती थी, जगह बदलने पर नींद कहाँ आती है। लेटे लेटे अपने पति को याद कर रही थी। मेरे दूसरे पति बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। उन्होंने कभी मेरी दूसरी शादी का ताना भी नहीं दिया था। मेरी बेटी को भी अपने बच्चे जैसा प्यार किया था। मैंने भी अमित को कभी सौतेला नहीं माना था, वो मेरा ही बच्चा था। मैंने कभी आरोही में और अमित में कोई फर्क नहीं किया। अमित ने भी मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया। ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो मेरी नहीं मानता था। अब तो अमित ही हमारे घर का अकेला मर्द था। अगर अमित नहीं होता तो मेरा और मेरी बेटी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता। मैंने अमित को समझाया था कि वो अपने आगे की पढ़ाई भी कर ले, तो कहने लगा कि वो अपनी नौकरी से कुछ पैसे जमा करेगा और उसके बाद पढ़ लेगा। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो फिर से कुछ बहुत अजीब हुआ। आज सुबह जब मैं आरोही को उठाने गई तो वो फिर बेहोश थी। उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में खून ही नहीं है। मैंने डॉक्टर को फिर से बुलाया और उन्होंने मुझे यही कहा कि आरोही को आराम की बहुत जरूरत है, उसमें खून की बहुत कमी है। उन्होंने मुझे ये भी पूछा कि मैंने उसे खाने में क्या दिया था, उसका दिन कैसे गुजरता है। मैंने डॉक्टर को सारी बातें बताई। डॉक्टर ने आज मुझे थोड़ी सख्ती से कहा था कि उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी बेटी की जान को भी खतरा हो सकता है। वो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि बार बार इस तरीके से बेहोश होना और कई कई घंटे तक बेहोश रहना कोई छोटी बात नहीं है। वो कुछ दवाइयां देकर वहां से चले गए। आरोही को कुछ देर में फिर होश आ गया। मैंने उसे बहुत गुस्से में कहा था कि आज के बाद तुमने घर का कोई भी काम हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम समझती क्यों नहीं हो, थोड़ा समझा करो। मैं किचन में उसके लिए कुछ बनाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो वो फिर से अपने कमरे में नहीं थी। वो फिर से मुझे बाथरूम में चादर को धोती हुई दिखाई दी।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बेहोशी की हालत से वो उठी थी और उठते ही उसने फिर से धोना शुरू कर दिया। ऐसा वो तभी से कर रही थी जब से मेरा बेटा उसके कमरे में सो रहा था। उसका बेहोश होना भी उसी दिन से शुरू हुआ था। मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे। अमित जो भी था पर था तो उसका सौतेला भाई ना। अमित आरोही को अपनी बहन जैसा ही प्यार करता था, उसके लिए सब कुछ करता था। लेकिन आरोही की दिन ब दिन बिगड़ती हुई तबीयत मुझे ना जाने क्या क्या सोचने पर मजबूर कर रही थी। वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, जैसे उसमें जान ही ना हो। उसको मैं हर रोज समझाती थी कि वो ऐसा ना करे, पर वो हर रोज सुबह उठकर चादर धोना शुरू कर देती थी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं किचन में खड़े खड़े आरोही को ही देख रही थी। वो सबसे बचते बचाते अपने कमरे की चादर हटा रही थी और उसके बाद चादर को पूरे तरीके से मोड़कर बाथरूम में चली गई और बाथरूम में उस चादर को धोने लगी। जब वो उसे छत पर सुखाने के लिए गई तो चादर को बहुत ही ध्यान से देख रही थी कि जैसे वो देख रही हो कि उस पर कोई दाग तो नहीं लगा रह गया, और साथ ही साथ अपने आसपास भी देख रही थी जैसे उसे कोई देख तो नहीं रहा हो। मैं छुपकर ये सब चीजें देख रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा क्या होता है हर रात उस चादर में। दुकान तो जैसे तैसे बस खींच रही थी। दुकान पर कभी भी कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, हमेशा छोटे छोटे बच्चे ही आते थे जो 5-10 रुपए की चीजें लेकर चले जाते थे। पर इतनी सी कमाई से घर अच्छे से तो नहीं चल सकता था ना। मैंने इन सब चीजों के बारे में कभी भी अपने बच्चों से बात नहीं की थी। मैं उन्हें इन सब चीजों से हमेशा दूर ही रखना चाहती थी। अमित तो वैसे भी नौकरी करने लगा था, मैं उसको ये सब बताकर और परेशान नहीं कर सकती थी। ऊपर से आरोही की दिन ब दिन बिगड़ती हुई तबीयत। डॉक्टर ने कहा था कि उसे अच्छी से अच्छी चीजें खिलानी है, पर यहाँ तो दाल रोटी ही नसीब हो जाए हर रोज तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं उसे अच्छी चीजें कहाँ से खिलाती। एक दिन अचानक मैंने अपने बेटे और बेटी को कुछ इस तरीके की बातें करते सुना जिससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बेटा मेरी बेटी को कह रहा था कि तुम अभी से ही इतना ज्यादा बीमार रहने लगी हो, ऐसे कैसे चल पाएगा। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो फिर हम आगे से ये सब काम नहीं करेंगे। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मेरी बेटी कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे ये काम करना है, मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी इस तरीके के मौके बार बार नहीं मिलेंगे हमें। मुझे थोड़ी पता था कि मेरे साथ ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी भी हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। अमित कहने लगा कि मैं तुम्हारी जान के दांव पर तो नहीं लगा सकता ना। इसके जवाब में मेरी बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आदत हो जाएगी मुझे। वो किस तरीके की बातें कर रहे थे और इन बातों का क्या मतलब था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे इतना मना करने के बावजूद मेरी बेटी की आदत ठीक नहीं हो रही थी। वो आज फिर से चादर धोकर छत पर सुखा रही थी और दूसरी तरफ छत के कोने में जाकर वो उल्टियां कर रही थी। मैं उसी समय वहां पर पहुंच गई। मुझे देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने कहा, क्या हो रहा है? तो कहने लगी, कुछ नहीं माँ, थोड़ी घबराहट हो रही थी, बस इसलिए उल्टी हो रही है। मैंने उसे गुस्से में कहा कि तुम हर रोज चादर क्यों धोने लग जाती हो? ऐसा क्या होता है रात को चादर में जो तुम मुझसे छुपाती हो? अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो तो मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी इस तरीके की बातें सुनकर वो बहुत ही हैरानी से मुझे देखने लगी। मुझे कहने लगी कि माँ, आप किस तरीके की बातें कर रही हैं? आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपने कोई फिल्म देख ली है या किसी ने आपको मेरे लिए भड़का दिया है। अपना मन साफ रखें आप। अगर चादर मैंने धो भी दी तो क्या हो गया, गंदी थी तो धो दी। और रही बात उल्टी करने की, तो आप तो जानती हैं कई दिनों से मैं कितनी अलग अलग तरीके की दवाइयां खा रही हूँ। उन दवाइयों को खाकर मेरा मन घबराने लगता है, बस इस वजह से उल्टी हुई है। इसका और कोई मतलब नहीं है जो आप सोच रही हैं। वो मुझे इस तरीके से बात कर रही थी कि मैंने बिना सोचे समझे उसे एक थप्पड़ मार दिया और वो जमीन पर जा गिरी। इतनी देर में ही अमित भी आ गया और मुझे कहने लगा कि माँ, आप इसे क्यों मार रही हैं? क्या हुआ है? मैंने उसे भी गुस्से में कहा कि ये थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले लगा देना चाहिए था। आज भी मुझे पूरी बात ठीक से पता नहीं है। जिस दिन मुझे पूरी बात ठीक से पता चली तुम दोनों गलत हुए तो मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। जानती हूँ कि मेरा व्यवहार बहुत गलत था। मुझे बच्चों के साथ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और ना ही हाथ उठाना चाहिए था, पर मैं क्या करती। बहुत दिनों से ये सब चीजें देख रही थी और मेरा गुस्सा अचानक फूट गया। खैर, उसके बाद हम नीचे आए, खाना खाकर सो गए। आधी रात को नींद खुली तो मैंने देखा कि उन दोनों के कमरे की लाइट जल रही है। मैं फटाफट उठी और उठकर उन दोनों के कमरे की तरफ गई।
जब थोड़ा कान लगाकर सुना तो वो दोनों ना केवल उठे हुए थे बल्कि बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। किसी बात को लेकर बहुत खुश थे। अमित कह रहा था कि तुम तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। उस पर मेरी बेटी ने जवाब दिया कि मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, लेकिन कल सुबह जब मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी तो माँ मुझे देखकर फिर परेशान हो जाएगी। हम कब तक उन्हें धोखा देंगे, कब तक ये झूठ बोलते रहेंगे। अमित कहने लगा कि सिर्फ कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैंने कमरे के दरवाजे को गुस्से में खोलने की कोशिश की तो मैं हैरान रह गई। दरवाजा तो उन्होंने अंदर से बंद कर रखा था। उन दोनों को दरवाजा बंद करने के सोने की क्या जरूरत थी? मौसम भी अब बदल रहा था तो दरवाजा खोलकर सोना चाहिए। मैंने दरवाजे को जोर जोर से बजाना शुरू करा, लेकिन इतना दरवाजा बजाने के बाद भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर दरवाजा बजाने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। जब मैंने अंदर जाकर देखा तो उन दोनों के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। मैंने उनसे गुस्से में पूछा कि तुम दोनों ने दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया? तो दोनों कहने लगे कि माँ, हम दोनों सो रहे थे, शायद बहुत गहरी नींद में होंगे तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। दोनों ने ही ऐसी शक्ल बना रखी थी कि जैसे वो दोनों बहुत गहरी नींद में सोकर उठे हैं। मैंने उन्हें गुस्से में कहा कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूं कि तुम दोनों उठे थे और बातें कर रहे थे। तो कहने लगे ये कोई समय है बातें करने का? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हम दोनों सो रहे थे, मेरे पास कोई सबूत तो था नहीं, तो मैं उनसे क्या ही बहस करती। मैं चुप हो गई और कमरे से वापस आ गई। लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो ऐसी बात है जो ये दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। और मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तो उस दिन हुई जब मैंने आरोही के हाथ पर एक बहुत गहरा घाव देखा। जब मैंने उससे उस घाव के बारे में पूछा तो वो मुझे कहने लगी कि चाकू से लग गया था। अब चाकू से एक घाव तो उंगली पर लगता है ना कि बाजू पर। कोई तो ऐसी बात थी जो वो मुझे नहीं बता रहे थे। वो आए दिन बेहोश हो जाती थी, अजीब अजीब तरीके के निशान उसके शरीर पर लगने लगे थे। ऊपर से हर रोज उसका सुबह सुबह उठकर चादर धोना। मैं ये सब नहीं सोचना चाहती थी, पर मैं क्या करती? मेरा ध्यान उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ आप सोच रहे हैं। मुझे अब लगने लगा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने खुद ही तो आग और पानी को एक साथ रखा था। दोनों ही जवान थे, मुझे पहले ही इन दोनों को अलग कमरे में सोने देना चाहिए था। पर मेरी भी तो मजबूरी थी ना। मैंने आपको बताया था ना कि अमित वैसे भी तो आरोही का सौतेला भाई था, और आजकल के जमाने में तो सगे भाई और बाप की भी नियत बदलने में समय नहीं लगता, तो ये तो फिर भी सौतेला था। भगवान ना करे कि जैसा मैं सोच रही हूं वैसा हो, पर अगर वैसा हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। इसमें उन बच्चों की तो कोई गलती ही नहीं है। बच्चे तो वैसे भी नादान होते हैं, और ऊपर से ये तो उम्र ही ऐसी होती है जब सही और गलत कुछ पता नहीं होता। पर अब से मैंने उन दोनों पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन मैंने देखा कि अमित ने आरोही को कुछ गोलियां लाकर दी और उससे कहा कि इसे खा लो, सब ठीक हो जाएगा। आरोही ने भी वो गोलियां खा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके की गोलियां खा रही है, और वाकई में वो दवाइयां खाने के कुछ दिनों तक वो बिल्कुल भी बेहोश नहीं हुई। ना जाने कौन सी दवाइयां थी, लेकिन उसके बाद वो एक दिन फिर बेहोश हो गई। शायद उस दिन उसने वो दवाई नहीं खाई होगी, लेकिन मैंने उस समय अपनी बेटी को उठाया नहीं। उसके नीचे से धीरे से वो चादर खींच ली जिसको वो हर रोज सुबह धोने चली जाती थी। धीरे से मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और उस चादर को अपने कमरे में खोला। चादर को खोलकर देखा, पर मुझे उसमें कुछ नजर ही नहीं आया। साफ चादर थी, लेकिन जब मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से देखा तो मुझे उस पर बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई दी। बहुत छोटे छोटे सफेद बाल थे उस पर। जब और ज्यादा ध्यान दिया तो पूरी की पूरी चादर ही सफेद बालों से भरी पड़ी थी। पर ये क्या था? कुछ देर में मेरी बेटी चुपचाप उठकर मेरे पास आई। बहुत ही डरी हुई लग रही थी। मुझसे पूछने लगी कि माँ, मेरे बिस्तर की चादर कहाँ है? तो मैंने उसे कहा कि उसको तो मैंने धोकर सूखने के लिए रख दिया है। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप वहां से उठी और अपने कमरे में जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे कहा कि तुम्हारी चादर पर जो कुछ भी था वो सब मैंने देख लिया है। अब तुम मुझे अपने आप बता दो कि ये सब आखिर चल क्या रहा है। मैंने उसे कहा कि बेटा, मेरे मन में तुम दोनों को लेकर बहुत गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं जो मैं नहीं सोचना चाहती, पर मैं क्या करूं? तुम दोनों की हरकतें ही ऐसी हैं कि मैं मजबूर हूं ये सब सोचने के लिए। मुझे सच्चाई का पता नहीं चल पा रहा है और अब मेरा सर फटने लगा है दर्द से। तो तुम मुझे खुद बताओ कि क्या हुआ है। उसने गहरी सांस ली और उसके बाद मुझे कहा कि माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। घर की क्या हालत है वो हम दोनों से छुपे नहीं है, और हम जानते हैं कि दुकान भी कुछ खास अच्छी नहीं चलती। अब ऐसा कोई काम भी नहीं था जो भैया और मैं कर पाते। भैया की नौकरी से भी कोई ज्यादा पैसे नहीं आते थे।
मुझे बताया कि माँ भैया के एक दोस्त हैं जिनके पास अलग नस्ल की कुछ बिल्ली के बच्चे हैं, 4 या 5, पर वो अकेले उसे नहीं संभाल पा रहे थे, तो उन्होंने ये काम भैया को दिया और भैया को कहा कि वो उसके बदले में उन्हें काफी सारे पैसे भी देंगे। तो इस काम को करने में मुझे और भैया दोनों को कुछ भी गलत नहीं लगा। भैया पूरे दिन बिल्ली के बच्चों को अपने साथ ही अपने काम पर रखते थे और उनका ख्याल रखते थे। जब वो रात को घर आते तो अपने साथ घर ले आते थे। अब भैया तो पूरे दिन कितना थक जाते थे, नौकरी भी करते थे और बच्चों को भी संभालते थे। तो मैंने ही भैया को कहा कि भैया आप रात को आराम से सो जाया करिए, मैं रात को इन बच्चों को संभाल लिया करूंगी। तो उन्होंने मुझे भी मना किया था, लेकिन मैंने ही उनसे जिद की। वो कितना करेंगे माँ हमारे लिए, तो इसलिए हर रात को बिल्ली के बच्चों को मैं संभाल लिया करती थी और भैया थोड़ा सो जाया करते थे। लेकिन जिस दिन ये बिल्ली के बच्चे यहाँ आए थे उसी दिन से मैं बेहोश होना शुरू हो गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे इनसे एलर्जी है। जब भैया को इस बात का पता चला तो भैया ने मुझे कहा था कि वो इन्हें वापस कर देंगे, क्योंकि वो मेरी जान का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन मैंने ही भैया को कहा कि थोड़े दिनों की ही तो बात है, जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। और हमने जैसे तैसे कुछ दिन निकाले। हर रात बिल्ली के बच्चे ऊपर बिस्तर पर ही रहते थे, तो उनके बहुत सारे बाल बिस्तर पर लग जाया करते थे। अब ताकि आपको पता ना चले, इसलिए मैं हर रोज सुबह उठकर चादर धो दिया करती थी और दिन में आराम से सो जाया करती थी। कल रात उन बिल्लियों का यहाँ पर आखिरी दिन था। भैया को वो दोस्त बहुत पैसे वाला है, उसने भैया को काफी पैसे भी दिए हैं। अब हम उन पैसों से घर की छत भी डलवा लेंगे और घर के लिए कुछ राशन भी ले आएंगे। हमने ये बात आपसे सिर्फ इसलिए छुपाई थी क्योंकि आपको पालतू जानवर नहीं पसंद। हमने सोचा कि अगर हम आपको बताएंगे तो आप मना ही करेंगी, लेकिन अब वो दोस्त बिल्ली के बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया है। हम तो आपकी मदद ही कर रहे थे माँ, पर आपने हम दोनों के बारे में ना जाने कितना गंदा गंदा सोच लिया। आप अपने बच्चों पर भरोसा तो कर ही सकती थी। भैया बेशक मेरा सौतेला भाई है, लेकिन उसने मुझे हमेशा अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। अगर वो चाहता तो वो हम दोनों को ही छोड़कर जा सकता था। उसके तो खुद के रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं, वो कहीं भी जाकर रह लेता, लेकिन उसने इस मुश्किल समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा हमारे साथ हमारे पास ही खड़ा रहा। और आपने उसके बारे में ना जाने क्या क्या सोचा और क्या क्या बोला। आपकी एक एक बात हमारे दिल में किसी तीर की तरह चुभा करती थी। पूरे दिन इतनी मेहनत करता है सिर्फ हम दोनों के लिए, तो मैं भैया की इतनी मदद तो कर ही सकती थी ना, कि मैं रात को उठकर उन बच्चों को संभाल लिया करती थी। आरोही की बातें सुनकर मुझे अपने ऊपर ही शर्म आ रही थी। मैंने उन दोनों के बारे में क्या कुछ नहीं सोच लिया था। मेरी ही गलती थी। मेरे बच्चे तो बहुत ही अच्छे थे। मैंने आरोही से माफी मांगी और आरोही ने ये सब बातें अमित को नहीं बताई। अच्छा हुआ नहीं बताई, नहीं तो मैं अमित की नजरों में और भी ज्यादा गिर जाती। अमित ने उस कमरे की छत भी डलवा दी और घर में कुछ अच्छा सामान लेकर आया। उन्हीं पैसों में से अमित ने अपने आगे की पढ़ाई भी पूरी की। धीरे धीरे मेरी बेटी ने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अमित ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी कर ली थी। समय बीतने के साथ साथ हमारे घर के हालात भी सुधरते चले गए। आज हमारे घर में बिल्कुल भी तंगी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन जो गलती मैंने की वो गलती आप कभी मत करिएगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, पर आज का समय इतना खराब है कि ऐसा हो भी सकता था। बच्चों को सही उम्र में रहते अलग सुलाना शुरू कर देना चाहिए। आजकल का जमाना तो आप जानते ही हैं, किसी भी रिश्ते की कोई मर्यादा तो बची ही नहीं है। तो इससे पहले कुछ गलत हो जाए, सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।